बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। आज बहुत ही खास मेहमान मेरे सीनियर हैं और हमारी बार के भी बहुत ही सीनियर एडवोकेट जाहिद शफीक साहब हमारे साथ हैं। और जाहिद शफीक साहब से जो है आज इंशाल्लाह हम बहुत सी बातें करेंगे। और इसमें जो थोड़ा सा हमारा आज एजेंडा होगा वो ये होगा कि सीनियर्स, चूंकि ये हमारी सीनियर उसके अंदर आते हैं, लिस्ट के अंदर जो भी हमारी बार की हैं और ओवरऑल भी रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर भी माशाल्लाह काफी अरसे से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा सा इनके बारे में आज जानेंगे। और इसके अलावा हमारी कोशिश ये होगी कि थोड़ा सा जो हमारे नए एस्पायरिंग लीगल कंसल्टेंट्स आ रहे हैं उनके लिए कुछ हम आइडियाज इनसे लेंगे। और इसके अलावा नाजरीन, इनकी अपनी एक बुक भी आ रही है, वो भी इन प्रोग्रेस है इंशाल्लाह। थोड़ा सा वो बुक के बारे में भी पूछेंगे कि ये बुक के ऊपर भी माशाल्लाह बड़ा रिसर्च वर्क कर रहे हैं। और आखिर में, जैसा कि आपको पता है कि मैंने इंट्रो के अंदर और ऊपर अपना बैनर के अंदर भी ये बात लिखी है कि हम आज थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं सेक्शन 111 के हवाले से, उस हवाले से भी जाहिद शफीक साहब से जो है हम डिटेल जो है आज बात करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मली हम वेलकम करते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, आपने आज तरावी के बाद जो है थोड़ा लेट नाइट वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। बस खुरम साहब, ऐसे है कि ये रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना है और इसमें ये टाइम ऐसा है कि इसमें आपको फिर कोई और मसरूफियत नहीं होती और आप किसी और उलझन में नहीं होते और तसल्ली से जो भी आपने बात करनी है किसी को बतानी है और आप सारे चीज़ों को इजीली हैंडल कर सकते हैं। सर थैंक यू, थैंक यू। अच्छा सर, थोड़ा सा हम एक एक सॉफ्टवेयर स्टार्ट लेंगे आपसे कि आपकी जर्नी सर जी कहाँ जी। से शुरू हुई और ये लीगल प्रोफेशन में आने का आपका अपना फैसला था, घर वालों का था? और ये कब आपने माशाल्लाह एलएलबी, और कब से ये आपने ये सिलसिला स्टार्ट किया आपने? जी, मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। मैं बाय बर्थ पिंडी से हूँ और मैंने बेसिक तालीम पिंडी से ही, मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी जो है लेवल वहाँ से किया। इंटरमीडिएट जो है वो मेरा पंजाब बोर्ड से है और उसके बाद फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया 2002 में। और मई 2002 में मुझे इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का लाइसेंस मिल गया। उसके बाद कुछ गैप था मेरी स्टडी में और फिर मैंने दोबारा स्टडी स्टार्ट की 2004 में और 2008 में फिर मेरा एलएलबी कंप्लीट हुआ। तो माशाल्लाह। ऐसे ही मेरी जर्नी का स्टार्ट है। और मेरे फादर जो हैं, बेसिकली उन्होंने मुझे इस लाइन पे गाइड किया, बताया, समझाया। और जब हमने एजुकेशन कंप्लीट की, एट दैट टाइम जॉब्स वगैरह का सिलसिला नहीं था इतना कॉमन। जर्म शरफ साहब की गवर्नमेंट थी, मार्शल लॉ था और बहुत सारे मसाइल थे। तो मुझे मेरे वालिद साहब चूंकि एफबीआर में सर्विस करते थे, तो उन्होंने कुछ सीनियर लोगों के बारे में एट दैट टाइम, जब मैं इस फील्ड में भी नहीं आया था, तो बताया, जिनमें अ, खालिद वहीद अहमद साहब, शेख असलम साहब, असलम अनवर साहब, हबीब फखरुद्दीन साहब, अब्दुल बासित साहब, हाफिज अदरीस साहब, बाबर कमाल साहब, ये सारे लोग उस वक्त के थे और इनका अरूज था। तो मैंने जब इन लोगों के नाम सुने तो मुझे एक इश्तियाक हुआ, हसरत हुई कि मैं कब इन लोगों से मिलूंगा या इनमें बैठने का मौका मिलेगा। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे इधर गाइड किया और मैंने इस फील्ड को फिर ज्वाइन किया 2002 मई में। मेरा आईटीपी आया और मैंने स्टार्ट किया। फिर इसी तरह वक्त गुजरता गया, मैं बार की जो मीटिंग्स थी वहाँ पार्टिसिपेट करता रहा, तमाम इन सीनियर लोगों से मिलता रहा और उनसे सीखने का भी मौका मिला, उनके पास करीब बैठने का भी मौका मिला, उनकी शफकत मिली। तो 2005 में जब सेशन 2006 और 7 के इलेक्शन हुए तो मैंने एज ए मेंबर एग्जीक्यूटिव पार्टिसिपेट किया। तो वो इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, जो टॉप 3 थे उनमें मैं भी एक था। माशाल्लाह। तो मैं वो इलेक्शन जीता। फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी का इलेक्शन 8-9 के सेशन का मैं अनअपोज हो गया और 10-11 का जो सेशन था वो इलेक्शन हुआ, मैं एज ए सेक्रेटरी जनरल कंटेस्ट कर रहा था। अल्लाह ताला की मेहरबानी हुई, तमाम सीनियर्स ने, तमाम बार मेंबर्स ने मुझे वोट दी और मैं एक हैवी मार्जिन से वो इलेक्शन जीता। माशाल्लाह। उसके बाद सेशन 12-13 में फिर मुझे मौका मिला, बाहर के दोस्तों ने मोहब्बत दी, तो मैं बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी फिर मुंतखब हुआ।
14-15 में मेरे साथ सैयद तौकीर बुखारी साहब एज ए प्रेसिडेंट थे, लेकिन मैंने उस साल में एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सर्व किया। माशाल्लाह। उसके बाद 16-17 में फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और एक बाहर के दोस्तों ने जिम्मेदारी दी, तो मैंने एज ए जनरल सेक्रेटरी 16-17 से लेके फिर 20-21 के सेशन तक मैं रहा। माशाल्लाह। तो ये सारा एक मेरा जर्नी है, जैसे कि आपने सवाल किया तालीम के हवाले से और फिर इस फील्ड में आने के हवाले से। और सर ये तो आपके ये सारी आपके आपके उस्ताद मोहतरम कौन थे, और आपने कितना अरसा उनके साथ प्रैक्टिस की, और प्राइवेट प्रैक्टिस किस ईयर के बाद आपने शुरू की? मैंने सर जो इब्तदाई काम था वो मेरे वालिद साहब, चूंकि उनके पास दोस्त अजीज आते थे टैक्स रिटर्न बनाने के लिए, तो अब मेरे बेसिक उस्ताद रिटर्न बनाने के मामले में मेरे वालिद साहब हैं। और किसी केस में रिप्रेजेंट होना होता था तो चौधरी मोहम्मद अफजल साहब हैं, असलम अनवर साहब के छोटे भाई, तो उनके साथ मैं हेयरिंग्स में जाता था। अपील वगैरह के लिए मुझे मेरे वालिद साहब ही कहते थे कि आप खुद तैयार करें, और तैयार करके मैं फिर अगर यहाँ पे वो नाम ना लूं तो बड़ी वो अजीब सी बात होगी कि मैं हमेशा कोई भी काम जो मैंने खुद से किया, चाहे वो दाएं बाएं से रहनुमाई ली, पूछा, मैंने चेक कराने के लिए जनाब मेरे सीनियर हाफिज मोहम्मद अदरीस साहब के पास क्या गया। बात, क्या बात। और उन्होंने मुझे हमेशा चीज़ों को देखा, मेरी इस्लाह की, दुरुस्तगी की, और बस वक्त हमारा इसी तरह चलता रहा। मेरा उनके साथ ऐसे ही तल्लक है, ये उनकी मेहरबानी है कि वो मुझे अपने बरखुरदारों की लिस्ट में गिनते हैं। क्या बात। अच्छा सर, ये जो आपकी तबीयत के अंदर रिसर्च है और सेल्फ स्टडी है, क्या ये उसी का नतीजा है कि आप बकायदा किसी चैम्बर में नहीं गए और आपने वालिद साहब की निगरानी में खुद से ही पढ़ना, खुद से ही रिसर्च करना शुरू किया? क्या ये मैं सही समझ रहा हूँ? बिल्कुल ये ऐसे ही है। बेसिकली मेरे वालिद साहब खुद जो थे वो बहुत एक्टिव थे सोशल वर्क में, और मुख्तलिफ तंजीमों के सेक्रेटरी जनरल थे अपने दौर में, और फलाह बहबूद के काफ़ी काम किए, इनकम टैक्स एम्प्लॉइज एसोसिएशन आल पाकिस्तान के भी सदर रहे। तो वो चूंकि खुद जब जो बंदा इस तरह के पोर्टफोलियोज पे रहता है, तो उसके पास जब मुख्तलिफ किस्म की नौयत की मसाइल आते हैं तो वो उनका हल भी ढूंढता है। तो वो चूंकि मसाइल ढूंढते थे जिस जिस भी तंजीम में जैसा जैसा जो आता था, तो वो एक चीज हमें मिली हुई थी कि आपने खुद ही सर्च करनी है। उसके लिए आप किसी के पास चल के जाना पड़ता है, चल के जाएं रहनुमाई लेने के लिए। आपने बुक खरीदनी है, बुक को पढ़ें। तो ये चीज है कि हमें घर से जो थी वो यही थी कि भाई आप खुद मेहनत करें, हार्ड वर्किंग थी। ये नहीं था कि आपको वो आके बताएगा। अगर आपको नहीं पता और आपने सीखना है, तो मिसाल देते थे कि प्यासा हमेशा कुएं के पास चल कोई के पास। जाता है, जबकि ये ट्रेंड आजकल की नस्ल में नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा जाहिद साहब, ये जो अभी उस दिन आपसे लास्ट मीटिंग में आपने जिक्र किया, थोड़ा सा हमें शॉर्टली ये बता दें कि जो आपकी बुक है, एक तो कब तक मुकम्मल हो जाएगी, और उसका जो मौजू होगा या उससे किस तरह के लोग जो है वो मुस्तफीद हो सकेंगे, थोड़ा सा प्लीज ब्रीफ कर दीजिएगा। कि मैं बुक के हवाले से बता देता हूँ कि मेरी जो ये 25-30 साल था सारा टाइम गुजरा मुख्तलिफ केसेस की नोयत के एतबार से, और इसमें काफ़ी कवानीन बदलते रहे, वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी के साथ साथ मसाइल लोगों को जो जो आते रहे। तो चूंकि हमारे पास जो भी केस होता था अपने चैम्बर में, तो वो हम उसी से स्टार्ट लेते थे। जो भी उसकी हार्डशिप थी उसको सॉल्व करने के लिए, चाहे एफबीआर जाना है, चाहे वो ह्यूमन से होने वाला इशू है, अगर टेक्नोलॉजी का है तो ह्यूमन के नॉलेज में ला के उसको रिजॉल्व कराना है। तो इन तमाम चीज़ों को जब मैंने देखा तो मैंने अपनी ही जो केसेस अपनी लाइफ में मुख्तलिफ नोयत के विन विन मेरी जो परसेंटेज चल रही थी उसमें मैंने उनको एक लिस्ट आउट किया, और लिस्ट आउट करने के बाद मैंने एक मौजू बनाया यंगस्टर्स के लिए। तो अभी मैंने जो उसका नाम प्रपोज किया है बुक का, वो फाइनल इंशाल्लाह हो जाएगा। वो बेसिकली अपील्स स्टे रिट, ये उसका मेन हेडिंग है, और उसके साथ ही वो है अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001
सेल्स टैक्स एक्ट 1990, फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 और एंड केस लॉस, यानी ये एक मैंने उसमें साथ रखा है। और ये ऐसे मैंने इसको तरतीब दिया है कि और भी दोस्तों ने किताबें वगैरह लिखी, लेकिन ये मैंने जो उसमें एक अपना एक ख्याल था, पहले उसका स्केच जब ड्रा कर लिया, फिर दूसरे दोस्तों ने बताया कि उनकी भी बुक्स है, उनको देखा, तो ये मैंने देखा कि टोटली जो मैंने एक इसमें चीज डाली है वो डिफरेंट है। यानी कि इसको मैं इस तरह लेके चलूंगा कि जो आपकी एक अपील है यंगस्टर्स आने वालों के लिए, कि एक वक्त में मैंने तीनों लॉज को लिखा है, उनके आगे उनकी पैरेलल असेसमेंट की सेक्शन है, कौन कौन सी सेक्शन है, और उसके बाद फिर उसकी फर्स्ट अपील उस रेलिवेंट लॉ की किस सेक्शन के तहत किस अथॉरिटी के पास होगी, और उस किस जिस अथॉरिटी के पास भी जाना है वो उस अथॉरिटी के पास किस किस अथॉरिटी का पास किया हुआ ऑर्डर चैलेंज हो सकता है। यानी मैंने इसको इब्तदा इस तरह बनाई है कि बाज जो यंगस्टर्स हैं अगर वो आए तो वो पूछें जी ये ऑर्डर एक एडिशनल कमिश्नर ने किया है या कमिश्नर ने किया है तो वेयर द अपील लाइज, तो अगर असिस्टेंट कमिश्नर ने किया है तो वेयर द अपील लाइज। तो इस तरह इस इन तमाम सवालों के जवाब मैंने उसमें इब्तदाइया में सारे दिए हैं। फिर माशाल्लाह। उसमें एक टेबल बनाया है, उस टेबल में यानी फर्स्ट अपील, सेकंड अपील और रेफरेंस टू हाई कोर्ट, और उसके साथ साथ में जो चीज है कि कौन सी चीजें जरूरी है कि उनको केप्ट इन माइंड रखनी चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग फर्स्ट अपील, और उसके बाद सेकंड अपील और फिर रेफरेंस टू हाई कोर्ट। इसी तरह फिर उसमें स्टेज की एक सीरीज है कि जब आपकी अपील पेंडिंग बिफोर कमिश्नर है और वो आपको स्टे नहीं देता तो देन आपने क्या करना है। अगर इसी तरह आपकी अपील ATIR में पेंडिंग है और अगर वहां आपको स्टे नहीं मिलता तो फिर आपने क्या करना है। तो ये इसी तरह फिर चैनल जो है स्टेज का, फिर इसमें इंटरम का जो जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको बिल्कुल पता ही नहीं है कि इंटरम बिल्कुल। क्या चीज होती है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें मैंने उसमें डाली हैं, स्टेज के हवाले से भी, फिर रिट्स के भी हवाले से कि रिट कैसे लाई करती है और किन सरकमस्टांसिस में करती है। फिर इसी तरह हमारे जवान लिख तो देते हैं वाइड एब इनिशियो और विदाउट जुरिक्शन, तो उसके में मैंने ये थोड़ी सी अपनी जो मेरी स्टडी है उसके मुताबिक जुरिक्शन किस तरह की होती है, कितनी किस्म की होती है, और लॉ की जुडिक्शन क्या है, टेरिटोरियल जुडिक्शन क्या है, अथॉरिटी की जुडिक्शन क्या है, कि क्या वो ऑफिसर कॉम्पिटेंट भी है वो काम करने का क्या नहीं, यानी इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और फिर आजकल जो हॉट इशू है मैं चाहूंगा कि आप उस पर भी किसी वक्त कोई मीटिंग रखें। मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ, आपका चैनल भी इंशाल्लाह लोग जो सुनेंगे वो फायदेमंद हो उनके लिए होगा, सर्विस ऑफ नोटिस के हवाले से और अपील के हवाले से और ऑनलाइन अपील के हवाले से। ये पहली अपील ऑनलाइन के हवाले से जो हुई थी वो इस्लामाबाद बेंच में हुई थी। केस तो मेरा नहीं था, केस के में काउंसिल थे फराज फजल शेख साहब, लेकिन बेंच जब हेयरिंग कर रहा था हम मौजूद थे, मेरे साथ मिर्जा साकिब साहब थे। तो बेंच ने जब इनपुट मांगा तो आई वाज आल्सो वन ऑफ दोज जिसने वो सारा केस आर्गू किया, और फराज साहब की मेहरबानी कि उन्होंने हमें ये पर अलाउ किया कि जी आप भी बिल्कुल खड़े होकर इस पे इनपुट दें। तो जब ये फर्स्ट टाइम ऑनलाइन अपील आई थी और बहुत सारे मसाइल थे, तो वो पहला केस इस्लामाबाद बेंच से जो हुआ था, आई वाज आल्सो एन एसोसिएट काउंसिल, और वो वहां से हम ये स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह। आपको सारा फिर उसकी ऑनलाइन सर्विस और सर्विस थ्रू वायरस वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये आपने जैसे अपनी माशाल्लाह जर्नी बताई, थोड़ा सा हमारा जो इब्तदाइया होगा इसमें हम थोड़ा सा जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने माशाल्लाह रिसर्च काम किया, और नए आने वाले लोगों के लिए आप बुक भी इंशाल्लाह आपकी जल्दी मार्केट में आ रही है। तो अगर आप इस वक्त अगर कुछ चंद सजेशंस देना चाहें जो एस्पायरिंग किस्म के लीगल कंसल्टेंट्स मार्केट में अभी आना चाहते हैं, अपना करियर जो है वो खासकर इनलैंड रेवेन्यूज लाज के अंदर बनाना चाहते हैं, उसके लिए अगर दो चार चीजें आप सजेस्ट कर सकें सर। जी बिल्कुल, मैं इस पे वही इनपुट दूंगा जो मेरे सीनियर्स मेरे वालिद साहब ने मुझे इसमें सिखाया, जिससे आजकल लोग दूर भागते हैं। वो पहली चीज ये है कि आप जब एक आए तो एक पहले माइंड क्लियर कर लें कि आपने इस प्रोफेशन को एज ए स्पेशलिस्ट ज्वाइन करना है, सीखना है, और ये पार्ट टाइम नहीं है।
हमारे पास बरखुरदार एक वक्त में 2 कश्तियों के सवार होते हैं। तो ये एक पूरा फुल फ्लज समंदर है, इसको टाइम देना है। दूसरा, जब कोई भी काम करना है तो जो आपके रेलिवेंट फार्म्स हैं, मिसाल के तौर पे वेल स्टेटमेंट का फार्म है, तो अब चूंकि सारी चीजें ऑनलाइन है, तो जो यंगस्टर्स हैं उनको वो उसी पे ही डायरेक्ट ड्राइव शुरू कर देते हैं। तो हमारे वक्तों में ये था कि जो फार्म होते थे उनकी बैक साइड पे या एंड पे इंस्ट्रक्शंस होती थी, तो उन इंस्ट्रक्शंस को हम बगौर पढ़ते थे। और मुझे याद है 2014 में जब टैक्स रिटर्न फॉर्म आए, तो अभी फखरुद्दीन साहब ऑनलाइन रिटर्न फॉर्म के ऊपर स्पीकर थे और मैं मैनुअल रिटर्न फॉर्म के ऊपर स्पीकर था। तो वहां पे उनसे जो बात हमने सीखी, उन्होंने कहा कि हम लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि फार्म की इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ते, तो इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। एक, उसके बाद उस फार्म को पढ़ें, उस फार्म की तरतीब को पढ़ें कि पहले उसमें क्या चीज डिमांड की जा रही है। अगर आप ओल्ड फार्म वेल स्टेटमेंट का देखें, ओल्ड जो 1986-82 में प्रिंट थे, तो पहले कैपिटल, फिर इमूवेबल्स, फिर मूवेबल्स, फिर और उसकी लेस लायबिलिटीज, और वो होता था 4 पेजों का वो फॉर्म था। बाद में यह 2001 का ऑर्डिनेंस आया, इसमें भी उन्होंने पेजेस वही रखे, साथ रिकंसिलेशन ऐड कर दी और सीक्वेंस इसकी चेंज कर दी, इमूवेबल्स को टॉप पर ले आए और फिर मूवेबल्स और फिर बाकी तरतीब उसी तरह। तो मकसद ये कहने का है कि जितनी देर तक आपको एक फार्म का ही नहीं पता होगा कि इस फार्म में क्या क्या चीजें हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, वेदर वो आपके उस केस पे कंप्लीटली एप्लीकेबल है या नहीं। आपके केस पे लाजमी नहीं है कि जो केस आप नया कोई भी बंदा बनाएगा वो उस फार्म के सारे जो फील्ड्स हैं वो एप्लीकेबल हों। वो उसने उसी को फिल अप करना है जो उससे रेलिवेंट है, उससे रिलेटेड है, उस केस से रिलेटेड है जो वो बना रहा है। तो ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर कोई चीज किसी टेस्ट गुजार की आती है तो उसको घबराना नहीं चाहिए। उसको जब फॉर्म पता होगा कि ये मैंने कहाँ पे इसको फिलअप करना है, फॉर्म को पढ़ा हुआ होगा, तो वो बसानी उसे कर सकता है। इसी तरह दूसरा फॉर्म है आपका, जिसे आप अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, लेकिन उसके एंड पे जब आप टैक्स की वर्किंग करते हैं तो वो कंपुटेशन ऑफ टैक्स कहलाती है। तो यंगस्टर्स को इसका ये भी मैकेनिज्म नहीं पता कि प्रॉफिट एंड लॉस के बाद जब आपकी इनकम आएगी तो कंपुटेशन स्टार्ट हो जाएगी, टैक्स रेट अप्लाई होंगे, उसमें से आपने एडजस्टमेंट्स देनी है विद होल्डिंग्स की, और फिर आपका टैक्स निकलना है। इसी तरह रिबेट्स हैं, रिडक्शंस हैं, ज़कात है। तो ये चीजें जब आपको फार्म की तरतीब ही नहीं पता होगी कि इसने कहाँ जाना है, तो कभी भी जो काम सीखने वाला है वो ठीक तरीके से पहले तो रिटर्न नहीं भर सकेगा। अगर उसको रिटर्न भरनी नहीं आती तो फिर वो आगे क्या चलेगा। अब मैं दूसरा इस पे आता हूँ कि उन्होंने किन चीजों को गौर करना है कि अगर कोई डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाता है तो उसको देख के परेशान नहीं होना। बेसिकली महकमा नोटिस जो देता है वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है सीखने की, कि वो एक आपके पास चीज ऐसी सामने आएगी, प्रपोजिशन, कि जब आप उसके ऊपर काम करेंगे तो आपको वो सारी उम्र याद रहेगा कि यार ये मेरी जिंदगी में एक केस में नोटिस आया था जिसका मैंने ये रिप्लाई बनाया था। अब जब वो नोटिस आता है तो आपको फिर किताब खोलने का भी मौका मिलता है, आप किताब में पढ़ते भी हैं और उससे फिर जवाब बनाते हैं। जब आप जवाब बनाते हैं तो जवाब बनाते वक्त आपने देखना ये है कि जो सवाल डिपार्टमेंट आपसे नोटिस में कर रहा है, क्या वो आपके केस से रेलिवेंट है। केस के बाद जिस साल के लिए वो नोटिस कर रहा है, क्या वो उस साल से भी रेलिवेंट है। क्या वो जो बात कर रहा है वो या प्रोविजन ऑफ लॉ का नोटिस दे रहा है, इन्वोक कर रहा है, वो आपके केस पे अट्रैक्ट होती है। अगर ये चीजें हैं तो फिर आपने किस अंडरस्टैंडिंग के तहत उसको बनाया, आपने उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। तो अल्टीमेटली जब आप इसको एक विनिंग स्ट्रोक की सूरत में खेलेंगे, टू द पॉइंट रहेंगे और अपना एक अच्छा एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको सीखने का भी मौका मिल गया, जवाब बनाने का भी मिल गया, और आपका केस भी फर्स्ट स्टेज पे ही अल्टीमेटली सॉल्व हो जाता है। सही। अच्छा जाहिद साहब, ये
थोड़ा सा मैं आपका समझूंगा मैकेनिज्म के जाहिद साहब के सामने जब 122 का या 161 की या कोई भी प्रोसीडिंग आती है अप फ्रंट पे आपको शोकाज, तो सेल्स टैक्स का शोकाज आ जाता है, तो जाहिद साहब रिप्लाई बनाने से पहले जो प्रेप होती है, जो प्रिपरेशन करते हैं कि यार इसमें ये कमजोरी है, इसकी ये कमजोरी है, इसको मैं इस एंगल से देखूं, तो सर आपका क्या प्रोसेस होता है जनरली, मतलब आप कैसे रीच करते हैं उसको सर? देखिए सर, मैंने अभी जैसे आपको कहा ना कि डिपार्टमेंट के नोटिस को आप केयरफुली पढ़ें, उनके निकात देखें, पॉइंट्स देखें, वो आपसे क्या क्या चीज डिमांड कर रहे हैं। उन्होंने हर हेडिंग के नीचे कुछ ना कुछ अपना जो भी मटेरियल है आपको कन्फ्रंट कराया होगा। आप उसको देखें, फिर अपना फाइल निकालें और उसका जवाब बनाएं उसी से मुतलका जो आपके केस के फैक्ट्स हैं और लॉ एप्लीकेबल दिन टाइम है। बिल्कुल। चाहे वो 122 का नोटिस हो, चाहे वो सेल्स टैक्स का हो, चाहे वो कुछ भी हो। अब मैं आपने बात की तो मैं अब आपको सेल्स टैक्स के बारे से बताता हूँ कि नॉर्मली आजकल नोटिस आते हैं तो पहली हेडिंग उनकी फर्दर टैक्स की होती है कि नॉन चार्जिंग ऑफ फर्दर टैक्स। सेकंड हेडिंग उनकी होगी कि आपका कोई ना कोई जो आपने इनपुट क्लेम किया है, डिपार्टमेंट की कोशिश होगी उसमें से किसी कुछ ना कुछ इनएडमिसिबल करें, अटैक करें। थर्ड उनकी कोशिश ये होती है कि जी आपने अगर को कैरी फॉरवर्ड क्लेम किया हुआ है तो आ रहा है, तो उसको ये साबित करें कि जी वो आपके स्टॉक से मैच नहीं करता तो आपने सुप्रेशन ऑफ सेल की है। फिर बिल्कुल। चौथा उनका होगा कि जी आपने जो है 90% एडजस्ट करना था इनपुट, आपने 100% कर लिया है। फिर बाज केसों में पोजीशन होती है कि जी आपने फर्दर टैक्स के साथ एक्स्ट्रा टैक्स भी चार्ज करना था। और फिर आखिरी बात उनकी आती है जी पेनल्टी। अब ये सारी चीजें एक एनालिसिस में भी अब इंट्रोड्यूस करा दे एफबीआर अपने सॉफ्टवेयर में, तो ये एनालिसिस करते हैं बैक एंड में और ये सारे वो पॉइंट्स निकालते हैं फाइल फाइल को रीड करके कि इस जिस भी टेस्ट गुजार का वो शो काज करने जा रहे हैं तो ये बेसिक एक हेडिंग्स उनके पास मौजूद है। तो वो उस हर केस टू केस देखते हैं कि उसमें से कौन सी चीज उस केस के ऊपर अप्लाई होती है या उससे पूछनी चाहिए, तो डिपार्टमेंट कन्फ्रंट कराता है। तो अब आपने जब रिप्लाई बनाना है तो इसी तरह आपका रिप्लाई भी पैरा वाइज होना चाहिए, हेडिंग वाइज होना चाहिए। जो उनकी हेडिंग है वो आपका जो डिफेंस बनता है उसमें आप बयान करें कि जी मेरा ये कंटेंशन है और ये जो आप चीज प्रपोज कर रहे हैं वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है जी, और अनवारंटेड है। तो जब आप उसको पैरावाइज ये चीजों को एक्सप्लेन करेंगे तो आपका सारा मैटर इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली जब मैं इनकम टैक्स की बात करता हूं तो आप 122(5) का आपने जिक्र किया, तो आज के मौजू में आगे जब हम डिस्कशन करेंगे तो वो आपने जो 111 की बात की तो मैं उसके ऊपर भी इन डिटेल बातचीत करूंगा। इंशाल्लाह। और इस वक्त तो 122(5) में भी जब आप देखें महकमा आपको नोटिस देखता है तो आप देखें कि वो रेलिवेंट टैक्स ईयर का है, उसमें जो चीज वो आपसे कह रहे हैं वो आपसे मुतलका है या नहीं है, फिर आपने उसको डिक्लेयर किया हुआ है या नहीं है, फिर जो वैल्यू वो आपको कन्फ्रंट करा रहे हैं क्या उसका डिफरेंस तो नहीं है। सम टाइम्स ये होता है कि जैसे आजकल ई चलान है, आपका स्टाम्प है, तो ज्वाइंट प्रॉपर्टी होती है तो स्टाम्प पेपर किसी एक बंदे के नाम पे जारी हो जाते हैं तो डिपार्टमेंट सारी की सारी वैल्यू उसी को कन्फ्रंट करा रहा होता है, जबकि उसमें को शेयर भी होते हैं। तो वो फिर आप इस तरह उनको एक्सप्लेन करते हैं। इसी तरह वो आपसे प्रॉपर्टी की के अलावा गाड़ी का पूछ सकते हैं। और सम टाइम महकमा ऐसी भी चीज है कि टैक्स गुजार के नेटवर्क में आने से पहले कोई चीज सपोज उसने 2017 या 18 में खरीदी और बेच दी, लेकिन उसने रिटर्न फाइलिंग 2019 या 20 से स्टार्ट की, तो वो उसको प्रीवियस ईयर का नोटिस दे देते हैं और उससे कहते हैं जी एक्सप्लेन करें, और उनके पास ऐसी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। मोस्टली देखने में ये भी आया कि 2018 की अमनेस्टी स्कीम जो शाहिद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, उस दौर में आई, और फिर 19 की एसेट डिक्लेरेशन आई जब नई गवर्नमेंट ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आई थी। तो बहुत सारे लोगों ने जब अमनेस्टी ली तो वो प्रीवियस वाले जो उनके इससे रिलेटेड इस तरह के मैटर थे वो क्लोज हो जाने चाहिए थे, लेकिन चूंकि अब आयरस पे इंफॉर्मेशन थी
तो वो जो भी बंदा रजिस्ट्रेशन कराता है उसको 5-5 साल के नोटिस ऑटो आ जाते हैं, और 176 के भी नोटिस थे। तो वहां से फिर आपकी चीजें खुद ब खुद लाइन अप होती हैं कि आप उनको बताएं कि जी ये चीज जो आप हमसे पूछ रहे हैं, जो प्रायर टू अवेलिंग दैट एमनेस्टी स्कीम या फाइलिंग दैट डिक्लेरेशन, वो उसमें कंसीडर हो चुकी है, तो उसके बाद आप आगे चलें। तो इसी के ऊपर भी मेरे केसेस इंशाल्लाह सुबह लगे हुए हैं ATAR में। दुआ करें कि वो बेंच हो और इसको टेकअप गुड लक। करें। गुड लक तो सर। ये चीजें हैं कि आप गौर करें, पढ़ें, नोटिस देख के ना घबराएं, रेलिवेंट सेक्शन जो मेंशन की है उसको बगौर पढ़ें। और हमारे उस्तादों में एक उस्ताद थे, अजीमुल कदर मिर्जा साहब मरहूम, वो कहते होते थे कि आप लॉ की लैंग्वेज को जितनी दफा पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, हर दफा आपको एक नई अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। सही सही, यानी कि रीडिंग आपके आप हिसाब से अपने आते बहुत ज्यादा वाले अहम है। जी बुक्स से प्यार करें, पढ़ने से प्यार करें, तो इंशाल्लाह वो सीखेंगे। और सही। जहाँ कोई चीज ना समझ आए, तो कभी, मैंने अपनी जिंदगी का असूल बनाया जो अब मैं आपको बताने लगा हूं, आप कभी हेसिटेट मत करें। मेरी ये बात जो भी मेरे सीनियर्स जब सुनेंगे, हाफिज अजीज साहब, अभी फखरुद्दीन साहब, खालिद वहीद साहब, असलम अनवर साहब, तो वो इस चीज की शहादत भी देंगे और मुस्कुराएंगे भी कि ये बिल्कुल मेरा कैरियर ऐसे ही था कि मैं नहीं देखता था कि क्या चीज है। मुझे अगर सीखने का शौक है तो मैं अगले बंदे से जाके जो भी मेरा सवाल था वह सवाल करता था, और सवाल करने से पहले दुनिया का मुश्किल तरीन काम जो है वो सवाल करना है। सवाल आप इस तरह का बनाएं कि अगले बंदे को आपकी बात समझ आ जाए और वो आपको प्रॉपर जवाब दे। अगर आपका सवाल ही एम्बिगुअस होगा, यानी कि आप खुद भी, क्लियर आपको नहीं है। कंफर्मेशन नहीं है कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं, बिल्कुल। तो आपको दूसरा बंदा कभी भी प्रॉपर आंसर नहीं दे सकेगा। लेकिन बिल्कुल। अच्छे उस्ताद हमें मिले, हमने जैसा भी सवाल किया, हमारे सवाल सुनने से पहले उन्होंने हमें जवाब दिए। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा सर, अगली कुछ सजेशंस लेंगे आपसे, चूंकि माशाल्लाह बड़े अरसे से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं केसेस की। अ, वो चाहे असेसमेंट लेवल हो, अपील हो, ट्राइब्यूनल हो, हाई कोर्ट हो। तो आप क्या टिप देंगे जो बंदे भी अब नए जा रहे हैं वहां पे, तो केस को रिप्रेजेंट करना, देखिए केस प्रिपेयर करना एक आर्ट है और केस को रिप्रेजेंट करना एक दूसरा आर्ट है। अगले दिन मैं एक सुप्रीम कोर्ट के वकील के साथ बैठा हुआ था, तो वो ये कह रहे थे कि मेरी चैम्बर के अंदर कुछ लोग हैं जो रिसर्चर अच्छे हैं, वो केस प्रिपेयर अच्छा करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो रिप्रेजेंट बड़ा अच्छा कर जाते हैं। मतलब नॉलेज कम भी होती है बट वो माशाल्लाह इतनी कन्विक्शन के साथ रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि वो वहीं से केस जो है वो विन कर जाते हैं। इसमें सर आपकी क्या सजेशंस होगी? इसमें देखें, जब आपने केस बनाया हुआ है ना, तो पहली तो बात यह कि आपको पूरे केस के बारे में इल्म होना चाहिए। फिर आप उसमें कैटेगराइज करें कि कौन सी ग्राउंड ऐसी है कि जो कोर्ट को जब आप बताएंगे तो वो फौरन उसको क्लिक करेगी, चाहे वो लीगल है चाहे फैक्चुअल है। यानी जिसे आप कहते हैं कि आपकी स्ट्रांग ग्राउंड है, और या आपका विनिंग स्ट्रोक है, कि जैसे आपने जैसे ही कोर्ट को बात कहनी है तो कोर्ट उसको अंडरस्टैंड कर जाएगी। तो ये प्रेजेंटेशन का स्टाइल होना चाहिए। और जो आपकी वीक ग्राउंड्स हैं, जिनमें आप समझते हैं कि ये आपकी अ, जो सबसीक्वेंट ग्राउंड्स हैं कि इनको आपने बाद में रखना है, तो पहली ग्राउंड आप लें और कोर्ट के मजाज के मुताबिक चलें। सम टाइम हम देखते हैं कि बाज कोर्ट्स अपनी मर्जी से चलती हैं, वो सवाल पे सवाल करती हैं, तो हमारे यंगस्टर्स उसमें परेशान हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। तो मैंने हार्ड टाइम जो देखा इस्लामाबाद एपेलेट ट्रिब्यूनल में, वो एक वक्त था, इकराम उल्लाह गौरी साहब थे, वो पहले अकाउंटेंट मेंबर थे, बाद में जुडिशियल मेंबर हुए, और बाद में कुछ वक्त आया एम एम अकरम साहब का। तो ये मथन काफी लोग इनसे कतराते थे पेश होने से। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम बेंचों में भी पेश होता रहा हूँ। नफीस लोगों में मुनसफ मिन्हाज खान साहब, शायद मसूद मंजर साहब, ये अच्छे लोग थे कि जो खुद से ही करते थे, सिखाते थे। जानदार साहब थे, इसी तरह भी मौजूदा अब्दुल बासित साहब हैं, और बाकी बेंच भी सिखाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनका तरीकाकार देख के या कोर्ट का मजाज देख के लड़के
घबरा जाते थे और इतने डिसहार्ट होते थे कि वो कहते थे कि जी हमने तो ये काम ही नहीं करना। तो उसमें मेरी सजेशन ये है कि कोर्ट की सारी बात सुने, फिर कोर्ट से नहायत ही मोदबाना अंदाज में रिक्वेस्ट करके कहें जनाब हमारी भी कुछ ग्राउंड्स हैं, काइंडली उनको सुन लें और हमें भी मौका दें, हम जो चीज लेकर आए हैं मे भी किसी रिजल्ट पे हम पहुंच जाएं। तो बड़े हम्बल तरीके से जब आप देखें, क्योंकि ये एक फितरी अमल है कि हर आदमी जब बोलता है तो उसने कुछ टाइम बोलने के बाद फिर उसका फुल स्टॉप भी आना है। तो आप इंतजार करें कि कोर्ट जो है वो अपना जो भी, जारी बात है वो इस स्टेज पे या इस लेवल पे पहुंचे, उनका नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, तो वो आने वाले को यही समझते हैं कि शायद इसने पढ़ा नहीं हुआ या इसको पता नहीं है या हम ज्यादा जानते हैं। तो नॉर्मली जज की डेफिनेशन में यही आता है कि जज वही होता है जो सारे कानून जानता है, जानता है, चाहे वो बिल्कुल। नहीं भी जानता। ये एक जज की डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन ये भी है कि जज वही है जो सारे कानून जानता है। बिल्कुल। तो मेरा तो उन दोस्तों को, उन नए आने वाले लड़कों को यही मशवरा है कि वो कोर्ट का मजाज देखें, कोर्ट चलती कैसे है, और जब अपना केस प्रेजेंट करें तो उसको एक तरतीब से लाएं कि जज साहब को बार बार पूछना ना पड़े। यानी कि पहले तो उनको बताएं कि जी ये फलां पीरियड का ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट हम आए हैं, उसके बाद ऑर्डर फलां डेट को पास हुआ और इस प्रोविजन ये सेक्शन इन्वोक हुई, जैसे कि सेल्स टैक्स में सेक्शन 11 और इनकम टैक्स में 122(1) है, 122(4) है, 121 है। अ, तो मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, एक से 161 है। ये यानी इब्तदाइया जब वो इस तरह स्टार्ट लेगा तो सामने बैठने वाले को जो आपकी बात सुन रहा है उस पर ये इंप्रेशन जाता है कि इसको काम या इसको सीक्वेंस आती है। फिर उसमें आप फैक्चुअल पोजीशन बताएं कि जी नोटिस आए, हमने रिप्लाई दिए नहीं दिए, एक्स पार्टी हुआ, जो भी हुआ आपके फैक्ट्स। और फिर लीगल पे आए कि लीगल क्या है कि जनाब कि इन्होंने ये इलीगैलिटी है इसमें, यानी मुख्तसर सा एक आपका वहां पे एक होना चाहिए। और हमने ये देखा है कि बाज दोस्त जाते साथ ही टैक्स ईयर को बताए बगैर किस प्रोविजन में ऑर्डर हुआ है उसको बताए बगैर असेसमेंट हुई है, डायरेक्ट ही वो कह देते जी ये ऑर्डर है जी इलीगल है जी ये जजमेंट है जी। तो कोर्टों में हमने बैठे हुए ये सुना और देखा है कि जज साहब कहते हैं जनाब पहले थोड़ा सा केस के बारे में बताएं, केस है क्या, फिर हम लीगल पे आते हैं कि ये क्या होना चाहिए। तो इस तरह अगर तो अच्छी उनको कोर्ट मिलती है कि वो पहले ही उनकी बात सुनती है तो उनको वो भी बात तो अच्छी बात है। और जहाँ कुछ कोर्ट्स ऐसे हैं कि वो आप देखते हैं कि आपको मौका नहीं दे रहे, तो आप उनकी बात सुने, फिर उनसे रिक्वेस्ट करके दोबारा उनसे कहें जी कि मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, मैं जो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, आपके इल्म में लाना चाह रहा हूँ, ये टोटली इस केस से ऐसे और इसके तो सारे जो है सूरत हाल ही बदल जाएगी अगर आप मेरी बात सुन लें, तो इंशाल्लाह उनको फायदा होगा। अच्छा जाहिद साहब, आपसे उस दिन डिस्कशन हुई मेरी, सेक्शन 111 के ऊपर अभी रिसेंटली भी एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है और आपने नॉलेज में इजाफा किया। आपने कहा कि इससे पहले भी जो है वो दो जजमेंट्स जो हैं वो 111 के ऊपर आ चुकी हैं। तो थोड़ा सा प्लीज हमें थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए कि कौन कौन से जो रूल्स हैं वो सेटल हुए हैं, प्रेसिडेंट कौन से सेटल हुए हैं, वो प्लीज हमें थोड़ा ब्रीफ कर दीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया जी। ये आपसे बिल्कुल लास्ट मीटिंग में ये बात हुई थी सेक्शन 111 के हवाले से, और गालबन वो उसी वक्त हुई थी कि लास्ट मंथ एक जजमेंट आई थी और वो मैंने हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार एसोसिएशन का जो ऑफिशियल ग्रुप है उसमें अपलोड की, और आपने फिर मुझे इस बारे में जब पूछा तो मैं अब आपको बताता चलूं कि जो पहली जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की वो ऑनरेबल जस्टिस मुनीर बख्तर साहब की थी, और वो 28 जनवरी 2021 को आई। और वो फिर रिपोर्ट हुई 2021 SCMR 1290, और ये SCMR का डाइजेस्ट है, और दूसरा है 2021 PTD 1182, ये उसमें रिपोर्ट हुई। और रावलपिंडी इस्लामाबाद से मेरा ये केस था इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद बेंच में, उसमें ये मैंने कोर्ट की, उसका डिसीजन हुआ 15 अगस्त 2022 को, और इसी जजमेंट के ऊपर हुआ, और ये जजमेंट उन्होंने उस डिसीजन में कोर्ट की।
वो है जी ITA नंबर 1998/IB/2021, और टैक्स ईयर 18 है। डेट ऑफ ऑर्डर है 15 अगस्त 2022। ये DB थी MM अकरम साहब की, और साथ थे मोहम्मद इम्तियाज साहब, अकाउंटेंट मेंबर। वहां पे ये केस मेरा जो मैंने जब प्लीड किया तो उसमें ये जजमेंट मैंने दी, तो बेंच ने इसको फॉलो करते हुए डिसीजन दिया। मैं इसके साथ ही आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि एक और जजमेंट बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दी, जो 24 सितंबर 2021 को आई। उस जजमेंट ने भी बेसिकली इसी जजमेंट को फॉलो किया और वो शॉर्ट सा ऑर्डर किया। और ये दो जजमेंट थी, दो जो पहले आई सेक्शन 111 के हवाले से, और फिर एक और जजमेंट आई सेक्शन 111 के हवाले से जो 31 मई 2022 में आई। उसमें भी सेक्शन 111D स्पेशली जो है उसको, डेफिनेट इंफॉर्मेशन को डिस्कस किया गया। और वो थोड़ी सी इससे डिफरेंट ये है कि जिन टैक्स गुजारों की कोई सुप्रेशन ऑफ सेल्स पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर पकड़ लेता था तो वो सारी की सारी इनकम बना देते थे। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि इसको आप इनकम ना बनाएं, इसके ऊपर GP लगाएं, खर्चे लगाएं, जो इसका एक प्रॉपर वर्किंग का तरीका कार है, इस तरह उसको टैक्स करें। ये तीन जजमेंट थी। चौथी जजमेंट जो भी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की आई है वो भी 111 के ऊपर है, और वो जजमेंट आई है जो मैंने ग्रुप में भी अपलोड की है, की थी 1 फरवरी 2024 को। अब इस जजमेंट जो आई और जो पहली दो मैंने बताई, एक रिपोर्टेड और एक अनरिपोर्टेड, इनमें फर्क क्या है? तो अब सबसे पहले मैं दोस्तों को ये बता दूं कि हम 111 की तो बात कर रहे हैं कि 111 है क्या चीज। सेक्शन 111 जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक ऐसी प्रोविजन है जो डील करती है, जिसकी हेड नोट है कि अनएक्सप्लेन्ड इनकम और एसेट्स। अब कोई भी टैक्स गुजार खुद से नहीं कह सकता कि ये मेरे अनएक्सप्लेन्ड इनकम या एसेट्स हैं। तो ये प्रोविजन ऐसी है कि जब कभी किसी भी टैक्स गुजार को के बारे में कोई कमिश्नर ये समझता है या उसके पास कोई इंफॉर्मेशन आती है तो वो उसको इस प्रोविजन के तहत नोटिस करता है। नोटिस के बाद एक्सप्लेनेशन, और फिर उसकी जो है, अगर एक्सप्लेनेशन अनसेटिस्फैक्ट्री है तो जो भी ऑर्डर पास होगा उस वो इस सेक्शन के तहत होगा कि उसकी इनकम या एसेट्स उसके पास अनएक्सप्लेनेबल सोर्सेज हैं, तो वो 111 की एडिशन कहलाती है। अब मैं इसमें मजीद अब आता हूं कि इसी 111 के बाद ये जो पहली जजमेंट आई, तो बेसिकली वो जस्टिस साहब ने जब जजमेंट दी तो उन्होंने उसमें ये चीज जो बड़ी काबिल गौर थी देखी कि एक नीचे 111 के ऊपर मौजू ATIR में और हाई कोर्ट्स में चल रहा था कि जी जो सेपरेट नोटिस है 111 का वो नहीं दिया गया, और डायरेक्ट प्रोसीडिंग 122 में स्टार्ट की गई, या कंक्लूड करते वक्त डिपार्टमेंट ने फिर 111 का नोटिस भी साथ दे दिया। तो बेसिकली ये इसका जो क्रक्स है पहली जजमेंट का वो ये है कि सीक्वेंस ऑफ द नोटिस वाज क्रूशियल। यानी कि यहाँ कोर्ट ये कहती है कि जब आप डिपार्टमेंट ने 111 के तहत कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो वो एक सिर्फ इंफॉर्मेशन है, वो डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है। तो महकमे को पहले उसका नोटिस देना चाहिए, उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन लेनी चाहिए, और अगर महकमे के ओपिनियन में ये आता है कि इसकी ये एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो महकमे को फिर 122(9) का नोटिस देना चाहिए, और उसमें रेड विद 122(5), फिर 122(5) की जिस भी कंडीशन में वो फॉल करता है वो भी मेंशन करे, और फिर उसको अमेंड करे। लेकिन उसको अमेंड करने से पहले भी जब वो 122(9) देगा वो उसको अपॉर्चुनिटी देगा। तो एक तो इसमें एक चीज ये सेटल हुई जो इस जजमेंट में, जो मैंने पहले आपको बताई है, जो रिपोर्टेड है 2021 SCMR 1290 के सेपरेट नोटिस उन्होंने देना है, और नोटिस की तरतीब बता दी,
कि प्रोसीडिंग स्टार्ट कैसे करनी है, पहले 111 का नोटिस देना है, और अगर वो एक्सप्लेन ना कर सके फिर वो देखेंगे कि उसकी इंफॉर्मेशन जो उसके पास ही वो अब डेफिनेट कैसे बन गई। फिर 122(9) के साथ 122(5) को इन्वोक करते हुए वो उसको शो काज दें और फिर उसको अमेंड करें। जहां ये नोटिस की सीक्वेंस इस तरह नहीं थी, तो कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि लफ्ज बड़ा स्पेशल, उसमें उन्होंने एक खास तौर पे लिखा है शॉर्ट सर्किटेड। तो इस जजमेंट में ये चीज थी कि सीक्वेंस ऑफ द नोटिस जो है वो क्रूशियल और शॉर्ट सर्किटेड है। तो मैं चूंकि किसी भी जजमेंट को जब पढ़ता हूं तो अपनी उसमें से क्रक्स के कुछ दो चार लाइनें या अल्फाज अपने पास लिख लेता हूं, ताकि मुझे याद रहे कि ये जजमेंट बेसिकली डील किससे करती है। तो बेसिकली ओल्ड लिस्ट में भी यही हुआ है कि उन्होंने पहले 111 में प्रोसीडिंग करनी थी और नोटिस देना था, जो कि नहीं दिया गया। वो इसी जजमेंट को जो बाद वाली दूसरी जजमेंट आई इसी इशू के ऊपर, जो मैंने जैसे पहले बताया कि 24 सितंबर 2021 में, तो वो जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने की जजमेंट थी। उन्होंने भी इसको जब फॉलो किया तो बकायदा इस जो जजमेंट थी उसकी जो रिपोर्ट हुई हुई है डाइजेस्ट के साथ, उसको मेंशन किया, और उसमें उन्होंने भी यही लिखा है दैट स्पेसिफिक नोटिस अंडर सेक्शन 111 ऑफ द ऑर्डिनेंस इज एसेंशियल फॉर इस्टेब्लिशिंग दैट देयर इज डेफिनेट इंफॉर्मेशन। तो ये बेसिकली पहले वाली कोई फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें ये था। अब इसके साथ जब मैंने देखा दूसरे बेंचेस की पोजीशन ऑल ओवर पाकिस्तान, तो एक और लाहौर बेंच का मुझे फैसला मिला, जो डिसाइड हुआ है 21 फरवरी 2024 को। लेटेस्ट है वो भी, ITA नंबर 6119 LB 2022, और डेट ऑफ ऑर्डर है 21 फरवरी 2024। तो इसमें भी 111D का इशू था और सेक्शन 111 के नोटिस का इशू था। तो इसमें भी जो जजमेंट 2021 SCMR 1290 है, उसको बकायदा यहाँ पे ऑर्डर पे मेंशन करके फॉलो करते हुए ATAR ने डिसाइड किया और टैक्स पेयर को रिलीफ दिया। तो ये ATAR की लेटेस्ट जजमेंट, लेकिन मैं इससे पहले बता चुका हूं कि मेरा अपना केस भी ATAR ने, इस्लामाबाद बेंच ने इन इन जजमेंट्स को फॉलो करते हुए किया हुआ है। अब जो जबरदस्त। तीसरी डेट वाइज मैं चल रहा हूँ जो जजमेंट थी, वो हम्म। रिलेटिंग टू 111D और वो सुप्रेशन के हवाले से थी। तो उसको भी कोर्ट ने होल्ड कर दिया कि आप सारी की सारी जो भी चीज उसकी सामने आती है उसको इनकम नहीं बना सकते। तो प्रिंसिपली इसमें ये होल्ड हुआ है, पहली दो वाली में स्पेसिफिकली नोटिस का जिक्र है, और ये कहा गया कि जी पहले आप 111 की प्रोसीडिंग इनिशिएट करें, फिर आप एडिशन की तरफ जाएं, एक अमेंडमेंट की तरफ जाएं, और 122(9) और 122(5) को के तहत प्रोसीडिंग को स्टार्ट करें। अब आखिरी जो जजमेंट अभी रिसेंटली आई है, सुप्रीम कोर्ट वाली। उसका क्रक्स बयान कर देता हूं जी जी कि प्लीज। उस कोर्ट ने डेफिनेट इंफॉर्मेशन और उसके साथ ये डिसाइड किया है दो पॉइंट्स, कि क्या ये जो चीज है आपकी एडिशन स्पेसिफिक नोटिस के हवाले से, और फिर जब लॉ में अमेंडमेंट आई 111 की, कि जनाब उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कर दी, तो उस एक्सप्लेनेशन इंसर्ट होने के बाद क्या इम्पैक्ट आया, और वो जो एक्सप्लेनेशन है क्या उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है या प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। तो इसमें कोर्ट ने यही होल्ड किया है कि फॉलो करते हुए वही जजमेंट 2021 PTD 1182, के जो चीज उसमें होल्ड हुई है उसी तरीकाकार के तहत 111 का नोटिस होगा, जवाब आएगा और वो इंफॉर्मेशन होगी अनसेटिस्फैक्ट्री होने की सूरत में डेफिनेट इंफॉर्मेशन 122(9) रेड विद 122(5) अपॉर्चुनिटी दे के और ऑर्डर होगा। यानी कि एक सीक्वेंस ये सीक्वेंस वही फॉलो करेंगे हम। सीक्वेंस को उन्होंने कहा है, यानी इसका मतलब यही है कि जो हम कहते हैं कि सेपरेट स्पेसिफिक नोटिस नहीं दिया गया, यही बात है कि इसमें हो गई। फिर उन्होंने दूसरी बात इसमें होल्ड की जी एक्सप्लेनेशन आने से पहले, उन्होंने कहा जी एक्सप्लेनेशन आने से पहले जो कानून था जिस साल का वो उसी तरह रहेगा। फिर उन्होंने कहा जी जब एक्सप्लेनेशन आ गई तो उन्होंने कहा जी इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, और मजीद उसमें उन्होंने ये कहा कि जब
अगर लॉ में एक्सप्लेनेशन आ भी गई है तो इसका सारे का सारा जो तरीकाकार या मैकेनिज्म है वो उसी तरह ही रहेगा कि अच्छा। उन्होंने अगर नोटिस करना है तो अब वो एक ही वक्त में जब नोटिस देंगे तो वो दोनों नोटिस इकट्ठे ही देंगे और दोनों चीज पूछेंगे। पहले ओके। ये होता था कि महकमा 122(9) पहले दे देता था और 111 का नोटिस आखिर में जाके आखिरी 122(9) के साथ देता था। तो अब उन्होंने ये कहा कि अगर वो उसको फाइनलाइज भी करते हैं तो ये अगर एक्सप्लेनेशन आ गई कि वो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन जब उसको उसी वक्त में साइमल्टेनियसली वो करेंगे तो 111 का नोटिस और 122 का दोनों उन्होंने साथ ही देने हैं। और अच्छा सर, ये ये फोर। सर मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा यहाँ पे। असल में इस जजमेंट के बाद एक मिसकंसेप्शन ये भी आई है, और एक्सप्लेनेशन को देखते हुए, कि महकमा 111 का नोटिस अब देगा नहीं। आपसे मुझे बात करने के बाद ये क्लियर हो रहा है कि अब नोटिस दोनों इकट्ठे आएंगे। जी बिल्कुल, नोटिस आएंगे। उसमें मैं आप कोर्ट का पैरा 9 है जो जजमेंट का वो पढ़ देता हूं, आपका ये सवाल क्लियर हो जाएगा। जी जी प्लीज। Therefore, as far as the cases prior to the explanation are concerned, a separate notice is required to be issued under section 111 before proceeding can be initiated under section 122। अब ये प्रायर टू एक्सप्लेनेशन की बात हो रही है जो मैं आपसे कह रहा हूं कि वहां नोटिस देना जरूरी था। उसके बाद आगे वो कह रहे हैं द साइमल्टेनियसली of notices issued under section 111 and 122 is not of much consequence, and the proceedings under section 111 have to proceed first। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि वो 111 की प्रोसीडिंग पहले करेगा, एंड बी फाइनलाइज्ड बिफोर प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 122। यानी कि वो उसी तरीकाकार से चलता हुआ आएगा और फिर 122 नो का नोटिस करेगा। आफ्टर द अब आ जाए जी एक्सप्लेनेशन के ऊपर जो कोर्ट क्या कह रही है। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लेनेशन इन सेक्शन 111 इन द ईयर 2021, a notice encompassing with both the grounds। जैसे मैंने आपको कहा कि वो दोनों इकट्ठी करेगा, both the grounds under section 111 and section 122(5) can be issued under section 122 subsection 9। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अब वो एक्सप्लेनेशन के बाद 122(9) के साथ 111 का नोटिस कैन बी इशूड का लफ्ज है। ये नहीं इन्होंने कहा कि वो अब जरूरत नहीं है। उसके बाद आगे वो लिखते हैं इसी जजमेंट में, however the proceedings under section 111 still have to be concluded first, and thereafter the remaining part of the notice under section 122 can be given effect to। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि 122(9) के तहत जो भी इफेक्ट देना है पहला सारा काम उन्होंने 111 में ही करना है। अगर सेपरेट नोटिस नहीं देते, साइमल्टेनियसली इकट्ठे भी देते हैं, तो उसमें भी पहले उन्होंने जो एक पोर्शन है उसका 111 का वो मुकम्मल करना है और फिर 122(9) 122(5) की तरफ जाना है। तो यहाँ इस जजमेंट में कहीं भी ये नहीं लिखा कि नोटिस देने की जरूरत नहीं। कैन बी इशूड का लफ्ज आया है, साइमल्टेनियस का लफ्ज आया है, और यही कहा कि कंक्लूड जब करेंगे तो पहले तो उन्होंने 111 वाली सारी जो प्रोसीडिंग्स है या सीक्वेंस है उसको लेके चलना है, फिर वो 122(9) पे आएंगे। तो ये एक्सप्लेनेशन के बाद की सूरत हाल है। ये जो चीज आई है ये एक्सप्लेनेशन से पहले डिपार्टमेंट करता रहा है कि एक ही वक्त में 122(9) और 111 देता था, जबकि ला ये में ऐसी कोई बात नहीं थी। तो कोर्ट्स ने होल्ड किया कि जनाब 122(9) से पहले आप 111 का सेपरेट नोटिस दें। तो लॉ में अमेंडमेंट आने के बाद ये बात जो एक्सप्लेनेशन है वो उन्होंने ये की कि आपने अगर आप नोटिस 122(9) का भी देना तो साथ आप 111 का नोटिस उसी में ही मेंशन कर सकता है डिपार्टमेंट। और उसमें पहला जो उसका स्टेप है वो यही है कि उसने 111 की तहत जो भी इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन लेनी है, बाद में फिर 122(9) और 122(5) करना है। और मैं एक्सप्लेनेशन से पहले जो पोजीशन है उसमें लॉ इस जजमेंट में भी ये कह दिया है कि सेपरेट नोटिस जरूरी है, और इसी जजमेंट ने फॉलो किया है पहले वाली दो जजमेंट्स को।
जो स्पेसिफिकली 111 के हवाले से, यानी नोटिस के हवाले से ये 3 जी। जजमेंट्स हैं। हम्म। और एक जजमेंट है 111 की जो मैंने पहले आपको बताया, जी जी। वो जजमेंट 111D सुप्रेशन की जो एक उन्होंने वर्डिंग इस्तेमाल की थी बला में, वो उससे हवाले से है कि सारी की सारी कोई भी चीज अगर सामने आएगी तो वो इनकम नहीं बनेगी। तो इस तरह ये 111 की मेरे नॉलेज के मुताबिक इस वक्त 4 जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की। दो 3 जजमेंट्स तो वही हैं जो रिलेटिंग टू स्पेसिफिक नोटिस और एक्सप्लेनेशन इंट्रोड्यूस इन लॉ, उससे हवाले से हैं। और आखिरी वाली जो है ये डेफिनेटली। पहले वाली दोनों को रिलाय भी कर रहे हैं कोर्ट। और वो मजीद इसके ऊपर उन्होंने जो है वो एक्सप्लेनेशन के बाद क्या इम्पैक्ट आएगा उसके ऊपर उन्होंने सारी गुफ्तगू कर दी, जजमेंट दे दी। तो और जो पहली वाली 2 जजमेंट्स हैं इसी सी नोटिस के हवाले से, उसके ऊपर मैंने आपको बता दिया कि इस्लामाबाद बेंच का भी एक फैसला है, लाहौर बेंच का भी एक रीसेंट फैसला है, और इसके अलावा बेशुमार बेंचेस ने इसको फॉलो किया है। सही सही चले। सर माशाल्लाह आपकी रिसर्च जो है वो हमारे काम आ गई है। मैं बस आपसे गुजारिश ये करूंगा कि ये जजमेंट शेयर कीजिएगा, ये हम वीडियो के साथ स्लाइड में चला देंगे ताकि दो दोस्त इससे इस्तेफादा करना चाहें वो इंशाल्लाह इससे मैंने इस्तेफादा भी। इनके नंबर्स और डेट्स आपको सारी बताई हैं। और मेरे पास चूंकि ये जजमेंट्स रिपोर्ट बाद में हुई थी तो पहले कापियां आ गई थी। ओके। तो मैंने मेरे पास फिर जिस फॉर्म में है, ये मैं आपको अगर आप कहते हैं तो एक पीडीएफ फाइल बना के भेज सकता हूँ, या आप कहते हैं तो मैं आपको ये अलग अलग हर जजमेंट की फाइल बना के भेज दूं। तो मेरा जो आपको ज्यादा होगा वो ये है कि चूंकि 3 जजमेंट्स जो हैं वो नोटिस नोटिस से मुतलका है, ठीक है। नोटिस से मुतलका है, सीक्वेंस ऑफ नोटिस और एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड है। ठीक तो है। उसकी एक फाइल बन जाए, और एक जो जजमेंट 111 की सुप्रेशन ऑफ सेल्स और सारी की सारी जो क्रेडिट एंट्रीज है उनकी एडिशन के हवाले से कि उस पे डिपार्टमेंट ने क्या मैकेनिज्म असेसमेंट के वक्त अडॉप्ट करना है, उसकी एक अलहदा मैं आपको भेज देता हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट की 3 जजमेंट्स के साथ साथ मैं आपको जो एटीएआर के 2 फैसले हैं, इस्लामाबाद बेंच का और लाहौर बेंच का जो रिसेंट है, वो भी भेज देता हूँ, ताकि जो नए दोस्त हैं जिनके लिए ये एक आप काविश कर रहे हैं उनको ये चीज भी इल्म में आए, और वो उनका इससे कॉन्फिडेंस बिल्ट हो कि जब किसी आला अदालत का आप फैसला किसी लोअर अदालत में देते हैं तो वो उसको फॉलो करते हैं। सिंपल ये कहने की बातें नहीं है। तो ये इससे जब वो देखेंगे कि ये चीजें लोअर फोरम्स ने अपने आर्डरों में रिप्रोड्यूस भी की हैं, फॉलो भी की हैं, और इनके मुताबिक फैसले किए हैं, जजमेंट्स दिए हैं, तो उनका भी अल्टीमेटली एक शौक और पैदा होगा रिसर्च का जबरदस्त कि सर। किसी मैं भी चीज का तोड़ उन्होंने कैसे निकालना है। सर जबरदस्त, मैं आप इंशाल्लाह ये एफर्ट करके मुझे शेयर करेंगे, मैं इस वीडियो में उनका लिंक करके डाउनलोडेबल फाइल साथ लगा दूंगा। जो दोस्त इससे इस्तेफादा करना चाहता है, सर ने इस पे माशाल्लाह बहुत वर्किंग की है। सर की इस पूरी वर्किंग को मैं ऑनलाइन अवेलेबल कर दूंगा, आप बस क्लिक करेंगे तो ये सारी जजमेंट्स आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। बाकी सर ने इसके ऊपर बड़ी अच्छी ब्रीफ दे दी है। आखिर में जाहिद साहब हम आपसे रिक्वेस्ट ये करेंगे कि माशाल्लाह आपसे बड़ा मजा आ रहा है बात करके। हमारे साथ आप ना कोई इंशाल्लाह हर 1 महीने 2 महीने में जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट चीज आती है ला के ऊपर, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको एंगेज करें। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह आपने वेलकम। हमें फ्यूचर में भी आपने वक्त देना है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। इतनी रात गए तरावियों की थकावट, रोजे की थकावट के बाद आपने तकरीबन हमें नहीं, कोई ऐसी ऑलमोस्ट। बात नहीं। आप छोटे भाई हैं, आपने जब इजहार किया तो मैंने आपको इनकार ही नहीं किया। दूसरा मेरा ये होगा कि अभी ये जो आपने चूंकि इसकी एडिटिंग वगैरह करनी है, इसमें आप एडिटिंग करके मशवरे के तौर पे मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, बाकी आपकी जैसे मर्जी है। फाइलें मैं भी आपको भिजवा देता हूँ आपके व्हाट्सएप नंबर पे। आप इसको अगर अम, अपने रितबा ग्रुप में या जहाँ जहाँ और आपके ग्रुप्स हैं वहां भी ये डालना चाहें तो ये आपका अपना डिसीजन है, मेरी तरफ से कोई वो कोई ख्वाहिश का इजहार नहीं है। थैंक यू सर। क्योंकि आपका चैनल है, जो लोग देखते हैं वो इसको पढ़ते भी होंगे, सुनते भी होंगे। तो बिल्कुल। मैंने तमाम जजमेंट का जो क्रक्स था वो आपको बताया, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो दोस्त इसको जिन्होंने ये हमारा आज का सेशन सुना
ये उनके लिए फायदेमंद होगी। और वो साथ साथ जिस तरह हम मेरे कुछ मेंटोर थे जिनको देख के हमने आज इस पोजीशन पे हैं अल्लाह ताला की रहमत से, बिल्कुल। बड़ों की सीनियर्स की दुआओं से। और मेहनत अपनी जगह, मेहनत सब ही करते हैं, बिल्कुल लेकिन ऐसी। रब की रहमत हो, बुजुर्गों की, दोस्तों की दुआएं हो। और कोशिश करें लर्निंग की, कि आपने पढ़ के किसी न किसी चीज का हल निकालना है, तो सर। ये आपके काम आएंगी। और सर। बाकी जिस तरह भी आपने इसको शार्ट करके एडिट करके करना आप करें, मैंने लड़के की ड्यूटी लगा दी है, वो फाइलें बना रहा है, आपको थोड़ी देर में फाइलें मिल जाएंगी। चलें सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। अल्लाह ताला आपकी ये काविश और आपके जो उस्ताद हैं, ये रमज़ान का महीना नेक्स्ट है, अल्लाह मैंने ताला। आपको ऑनलाइन जो आईआरएस की सर्विस है उसके हवाले से बता दिया है कि मैं उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ, और मैंने लेटेस्ट जजमेंट्स निकाली हुई हैं, सर और इंशाल्लाह। रिपोर्टेड अनरिपोर्टेड जारी हैं। इसी तरह मैं मेरी अपनी भी रिपोर्टेड अनरिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, तो वो और मौजूआत पे हैं। तो ये जो मेरे अल्फाज हैं रिपोर्टेड अनरिपोर्टेड जजमेंट्स वाले, ये आप एडिटिंग वक्त करते वक्त शुरू के इब्तदाइये में एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है। चले सर, थैंक यू सो ठीक मच। और मैं जैसे ही आपका ये सर्विस ऑफ नोटिस वाली रिसर्च मुकम्मल होती है, इस पे भी हम एक छोटा सा सेशन कर लेंगे। और आपको इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि एंगेज रखूंगा अपने साथ सर। जी जी, थैंक यू जी, मोस्ट थैंक वेलकम, यू। मोस्ट थैंक यू सर, वेलकम। अल्लाह हाफिज।